नमस्कार दोस्तों, स्टडी बैटल यूट्यूब चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। यूपी टेट और सी टेट की सीरीज़ में जो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र या चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोगी से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, उसमें टॉप 30 की सीरीज़ में लगभग हमने 9 वीडियो डिस्कस कर चुके हैं। आज ये 10वां पार्ट इसका है। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, या आप ऊपर आई बटन को क्लिक करके ऊपर आई बटन आपको मिलेगा ओके ऑप्शन में, या आप अबाउट में जाइए कि वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। चैनल डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हो। सो उसी सीरीज़ में आज हम कुछ और टॉप 30 फैक्ट्स या क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, क्योंकि नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलेगी वीडियो ओके। सो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला जो दिया हुआ है, क्रो एंड क्रो के अनुसार संवेग क्या है। अब यहाँ पे सब सिद्धांत दिए हैं कि किसने क्या कहा है, या कथन कारक वाले क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया था कि कथन वाले जो क्वेश्चंस हैं ओके, स्टेटमेंट वाले कि कथन ये आपको दिया रहेगा और आपसे कहा जाएगा कि ये पर्टिकुलर कथन किसने दिया हुआ है। सो इस तरह के क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। लगभग 1 से 2 क्वेश्चन तो आपको एग्जाम में यहाँ से मिलेंगे ही, 100% श्योर है, जो आपको कथन कारक वाले होंगे ओके। सो आप ध्यान से इसको करिएगा और रिवाइज करते रहिएगा, ठीक है। सो देखिए, क्रो एंड क्रो के अनुसार, अब देखिए यहाँ पे नाम दे दिया है उसने पहले क्वेश्चन में ही। संवेग क्या है? तो क्रो एंड क्रो ने संवेग को जो है मापात्मक अनुभव बताया है ओके, ऐसा अनुभव जो मापा जा सके। संवेग पुनर्जागरण की प्रक्रिया है, ये कथन किसका हुआ है, किसने कहा हुआ है? ये संवेग के बारे में कथन है यहाँ पे। तो संवेग पुनर्जागरण की प्रक्रिया है, यह कथन जो है ये क्रो एंड क्रो का है। सो दोनों कथन जो है ये क्रो एंड क्रो है, मतलब मापात्मक अनुभव। पहली बात तो उन्होंने संवेग को मापात्मक अनुभव बताया, और दूसरा क्रो एंड क्रो ने ही संवेग पुनर्जागरण की प्रक्रिया है इसको बताया। फिर यहाँ पे कथन है, संवेग शरीर की जटिल दशा है। जटिल का मतलब कठिन दशा है। ये कथन किसका है? सो यह जेम्स ड्रेकर का कथन है कि संवेग शरीर की जटिल दशा है। मैकडूगल ओके, मैकडूगल बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्टेटमेंट आपके लिए। मैकडूगल के अनुसार संवेग कितने प्रकार के होते हैं? सो मैकडूगल महोदय ने संवेग के 14 तरह के संवेग बताए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने यूपी डीएलएड के, अगर आप यूपी से डीएलएड कर रहे हो तो आपने पहले सेमेस्टर में आई थिंक आपने संवेग के बारे में पढ़ा होगा। देखिए, पहले सेमेस्टर का स्पेशली यूपी डीएलएड की अगर मैं बात करूँ तो पहला सेमेस्टर में जो बाल विकास का टॉपिक है, पहले सेमेस्टर में जो आपने बाल मनोविज्ञान पढ़ी है, वो यूपी टेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ओके। और तीसरे सेमेस्टर में चूँकि पहले और तीसरे के एग्ज़ाम नहीं हुए, सो अपने आप को टेस्ट करने का कि मैंने कितने अच्छे से उसको पढ़ा, कितना अप्रोच लेकर के उस टॉपिक को पढ़ा, वो चेक करने का आपको मौका नहीं मिला। लेकिन पहले सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर के जो टॉपिक्स थे उसमें से यूपी टेट में और सी टेट में ज़्यादा पूछा जाता है। जैसे पहले सेमेस्टर में बाल विकास ओके और शिक्षा के बारे में, बाल विकास और मनोविज्ञान के बारे में जो टॉपिक्स है। दूसरा आपका थर्ड सेमेस्टर में जो समावेशी शिक्षा है, उससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस आपके समावेशी शिक्षा भी आपके सिलेबस में है ओके। सो आपको पढ़ना पड़ेगा, अगर आपने तब नहीं पढ़ा था तो आपको अब पढ़ना पड़ेगा ओके। सो आपने देखा होगा पहले सेमेस्टर में ही ये क्वेश्चन था आपका संवेग के बारे में। सो मैकडूगल ने संवेग के 14 प्रकार बताए हैं ओके। उसमें क्रोध है, उत्साह है, उन्माद है ओके, आनंद है, इस तरह के उन्होंने 14 संवेग बताए। देखिए, फिर मैकडूगल का ही है कि मैकडूगल के अनुसार हास्य क्या है। हास्य भी एक संवेग है 14 संवेगों में। सो हास्य क्या है? हास्य संवेग एवं मूल प्रवृत्ति है। हास्य को ही इन्होंने संवेग भी बताया है और मूल प्रवृत्ति बताया है। सामाजिकरण एवं व्यक्तिकरण एक ही प्रक्रिया के पहलू है। ये कथन किसका हुआ है? ये कथन जो है ये मैकाइवर का है ओके, इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट कथन है, ड्यूवी का है, जॉन ड्यूवी का कथन है। इन्होंने कहा था कि विद्यालय जो है वो समाज का लघु रूप है। विद्यालय को जॉन ड्यूवी ने समाज का लघु रूप बताया है ओके। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्टेटमेंट, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सामाजिकरण एक प्रकार का सीखना है
जो सीखने वाले को सामाजिक कार्य करने के योग्य बनाता है। देखिए, सामाजिकरण, सोशलाइजेशन के बारे में स्टेटमेंट दिया हुआ है। एक प्रकार का सीखना है जो सीखने वाले को सामाजिक कार्य करने के योग्य बनाता है। यह कथन जॉनसन का है। ओके, फिर आगे देखते हैं सामाजिकरण के ही बारे में स्टेटमेंट फिर दिया हुआ है। सामाजिकरण को सामाजिक अनुकूलन की प्रक्रिया किस विद्वान ने स्वीकारा है? तो सामाजिकरण को सामाजिक अनुकूलन की प्रक्रिया स्वीकारा है रॉस ने। ओके, याद रखिएगा। सोरेंस के अनुसार विकास क्या है? सोरेंस महोदय के अनुसार विकास जो है वो परिपक्वता एवं कार्य सुधार की प्रक्रिया है। परिपक्वता मतलब मैच्योरिटी और कार्य सुधार, वर्क इंप्रूवमेंट की प्रक्रिया है, प्रोसेस है सोरेंस के अनुसार। किसने यह मत दिया कि भाषा विचार की अंतः वस्तु का निर्धारण करती है? तो यह मत जो है कि भाषा विचार की अंतः वस्तु का निर्धारण करती है, यह कथन है ये वार्फ का है। वार्फ, ओके, याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ पे कथन है, जब बच्चे के पैर के तलवे को ठोका जाता है तो पैर की अंगुलियां ऊपर की ओर जाती हैं, फिर आगे की ओर मुड़ जाती हैं। यह नवजात बच्चे में हो रही किस प्रकार की प्रक्रिया का परिवर्तन का उदाहरण है? यह है बेबिंस्की, उन्होंने बेबिंस्की। ओके, भाषा की सापेक्षता प्राकल्पना, जो भाषा की सापेक्षता रिलेटिव थ्योरी है, जो हाइपोथेसिस है, यह किसने प्रतिपादित किया? यह भी वार्फ ने ही प्रतिपादित किया। वार्फ के लिए दो कथन है, भाषा विकास की अंतः वस्तु का निर्धारण करती है और भाषा की सापेक्षता प्राकल्पना का जो निर्धारण है, जो प्रतिपादन है, वो वार्फ ने किया। फिर यहाँ पे डार्विन की एक पुस्तक है, बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, अ बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इवेंट इन्फेंट। ओके, इन्फेंट मतलब होता है जो नवजात बच्चा होता है, उसको इन्फेंट कहा जाता है। इन्फेंसी, उसको उस अवस्था को इन्फेंसी कहा जाता है और बालक को इन्फेंट कहा जाता है। सो अ बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट, ये जो बुक है ये डार्विन की बुक है। ओके, किसे किशोर मनोविज्ञान के पिता के नाम से जाना जाता है? सो जो एडोलिसेंस है, एडोलिसेंस साइकोलॉजी है, किशोर मनोविज्ञान का पिता जो है वो स्टेनली हॉल को कहा जाता है। ओके, इनका एक कथन किशोरावस्था के बारे में बहुत फेमस है कि किशोरावस्था बड़े तूफान और वेग की अवस्था है। ओके, फिर यहाँ पे देखते हैं मारिया मॉन्टेसरी का एक कथन दिया हुआ है कि प्रत्याक्षात्मक व संवेगिक, ओके, संवेगिक गतिक गामक दक्षता परीक्षण हेतु तो आरंभ में किसने विधि का निर्माण किया? सो ये विधि का निर्माण जो है ये मारिया मॉन्टेसरी ने किया था। डैश लिखा हुआ है, ने बालक के प्राकृतिक विकास पर बल दिया। सो मॉन्टेसरी ने बालक का जो प्राकृतिक विकास है, मीन्स उसका जो नेचुरल डेवलपमेंट है, जो नेचुरल विकास है, उस पर इन्होंने ज़्यादा फोकस किया कि प्रकृति में रहकर बच्चे का विकास किया जाए, प्रकृति के संदर्भ में, प्रकृति के अंदर रह के बच्चे का विकास किया जाए, उसको ज़्यादा बल दिया इन्होंने, प्रकृति को। ये मॉन्टेसरी का कथन है। जीव में विकास तथा वर्धन का पूरा होना परिपक्वता कहलाती है, यह कथन जो है सॉल्टेन का है। माता की आवाज़ का नवजात के व्यवहार पर प्रभाव का प्रयोग किसने किया? यह प्रयोग जो है, माता की जो आवाज़ है उसका नवजात के व्यवहार पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये जो वर्क है, यह जो प्रयोग है, ये टर्मन ने दिया हुआ है। और टर्मन ने जो बुद्धिलब्धि की जो स्केल है, सबसे जो प्रमुख स्केल है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो भी टर्मन ने ही प्रोवाइड करी थी। नवजात के स्वास्थ्य को जांचने के लिए प्रयोग में ली जाने वाली मापनी स्केल को क्या कहा जाता है? तो किसी नवजात बच्चे के स्वास्थ्य को मापने के लिए जो स्केल यूज होती है, उस स्केल को हम कहते हैं WISC स्केल। देखिए, WISC स्केल, ये इस स्केल का नाम है। ओके, जो नवजात बच्चा होता है उसके स्वास्थ्य को जांचने के लिए WISC स्केल का प्रयोग किया जाता है। हार्नी मनोवैज्ञानिक है, इनके अनुसार क्या कह रही है? हार्नी के अनुसार मौलिक दुश्चिंता के संप्रत्यय का विकास होता है
जो मौलिक दुश्चिंता है उसका विकास का संप्रत्यय का विकास कब होता है? ये होता है बाल्यावस्था में, चाइल्डहुड में। पियाजे के अनुसार 4 से 8 माह में कौन सा संज्ञानात्मक विकास होता है? देखिए इसका 4 से 8 माह के मध्य में, देखिए जब बच्चा 4 से 8 माह का होता है तब बालक में कौन सा विकास होता है बच्चे में? उसको हम कहते हैं संज्ञानात्मक विकास। किस तरह का होता है? वो आँख हाथ संबंधन जो है वो प्रचुर मात्रा में होता है। उस समय आँख और जो हाथ है उसको वो, जैसे आपके पास में बैठेगा, आप अगर बच्चे के पास में बैठे तो वो आपका हाथ पकड़ने लगेगा, हाथ को टच करेगा और आँखों के इशारों को वो समझने लगेगा 4 से 8 माह के बीच में। फिर यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए बाल केंद्रित शिक्षा में प्राथमिक स्तर पर सामान्यतया किस विधि का प्रयोग उचित माना जाएगा? देखिए बाल केंद्रित शिक्षा में प्राथमिक स्तर पर सामान्यतया जो खेल विधि है, ओके, खेल विधि का अपने आप में बहुत अच्छा रोल है, बहुत बड़ा रोल है, स्पेशली बाल्यावस्था में। बाल्यावस्था में जब बालक होता है तो खेल विधि से उसको, अगर ऐसी कोई चीज़ जो उसको बहुत कठिन लगती है या नॉर्मल तरीके से उसको सिखाना कठिन हो, तो मतलब खेल में बच्चों को सिखाया जाए तो वो जल्दी और रुचि के साथ सीखेंगे। ओके, बाल केंद्रित शिक्षा का प्रमुख आधार कौन सा है? तो ऑब्वियसली है बाल केंद्रित शिक्षा का जो प्रमुख केंद्र है, जो प्रमुख आधार है, वो बालक का केंद्र मानना, बालक को केंद्र मानकर शिक्षा दी जानी चाहिए। इससे पहले जो है शिक्षक को केंद्र माना जाता था, लेकिन अब नए नॉर्म्स में जो बच्चा है, जो बालक है, उसको केंद्र मानकर, मीन्स बालक की जो स्थिति है, जो बालक का शारीरिक और मनोवैज्ञानिक मतलब उसकी जो समझ है, उसको ध्यान में रखकर शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। बाल केंद्रित शिक्षा में किसकी भूमिका गौण होती है? सो बाल केंद्रित शिक्षा में देखिए, अब चूंकि प्रमुख आधार और प्रमुख लक्ष्य जो है वो केंद्र हो गया बालक, सो शिक्षक की भूमिका जो है वो गौण हो जाएगी। ओके, बाल केंद्रित शिक्षा में प्रमुख भूमिका बालक की होती है, बिल्कुल सही है, अभी हमने ऊपर डिस्कस किया। शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है? जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है उसका उद्देश्य होता है बालक की रुचियों को ध्यान में रखते हुए, हमने अभी पहले भी बताया, ओके, अंतर्निहित प्रतिभाओं का विकास करना और गतिविधियों का विकास करना। उसकी रुचियां कौन कौन सी हैं, किस तरह की उसकी रुचि में वो ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है, किस तरह की रुचियों कार्यों में वो ज़्यादा रुचि लेता है, उसका ध्यान रखना चाहिए। अंतर्निहित प्रतिभाओं का विकास करना चाहिए, प्लस उसकी गतिविधियों का विकास करना चाहिए। जैसा उसका मनोवैज्ञानिक है, जैसा उसका शारीरिक और मनोवैज्ञानिक विकास हो रहा है, जैसा उसकी रुचि है, उस हिसाब से उसकी गतिविधियों का भी विकास करना चाहिए। अगर कोई बच्चा पढ़ने से ज़्यादा खेलने में रुचि ले रहा है तो उसकी जो खेलने की रुचियाँ हैं, उसका शारीरिक विकास ज़्यादा करना चाहिए। बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षा प्रदान की जाती है कविताओं और कहानियों के द्वारा। हमने पहले भी बताया कि कविता और कहानी या खेल विधि द्वारा हम बच्चे को अगर पढ़ाएंगे तो जल्दी सीख जाएगा। बाल केंद्रित शिक्षा में प्रमुख स्थान किसे दिया जाता है? गतिविधियों और प्रयोगों को प्रमुख स्थान दिया गया है। प्रगतिशील शिक्षा का आधार क्या होता है? देखिए, जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन है या जिसको हम कहते हैं प्रगतिशील, जिसमें प्रगति हो रही है भाई, तो उस शिक्षा का आधार क्या होता है? वैज्ञानिकता, उसमें साइंटिफिक होना चाहिए और तकनीकी होनी चाहिए, साइंटिफिक और टेक्नोलॉजी बेस होनी चाहिए। ओके, सो ये कुछ सिद्धांत हुए या ये कुछ स्टेटमेंट्स हुए जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको हमने डिस्कस किया। आप एक बार इसको रिवाइज कर लेंगे तो अगर एग्जाम में आएगा तो आप उसको अच्छे से कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम कुछ और इसी तरह के कथन से स्टेटमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।